खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मालदीव की पार्लियामेंट से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मजलिस ने मुझे मदऊ करने का मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया, जिसके लिए मैं मजलिस का शुक्रगुजार हूँ। मोदी ने कहा कि मालदीव ने जमहूरियत की ताकत को महसूस किया है। उन्होंने कहा कि मालदीव दुनिया का एक नायाब नगीना है। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान को घेरा। मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। मोदी ने दहशतगर्दी पर आलमी कॉन्फ्रेंस की जरूरत पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी एक चैलेंज है और अगर इससे निपटने में ताखीर हुई तो हमें आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म ने यह सवाल भी किया कि दहशतगर्दों के पास हथियार कहां से आते हैं। अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद हमारे समय की एक बड़ी चुनौती है। यह खतरा एक देश या एक क्षेत्र के लिए नहीं, ये खतरा पूरी मानवता के लिए है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब आतंकवाद कहीं किसी जगह अपना भयानक रूप दिखाकर किसी निर्दोष की जान न लेता। आतंकवादियों के न तो अपने बैंक होते हैं, न टंकसाल और न ही हथियारों की फैक्ट्री। फिर भी उन्हें धन और हथियारों की कभी कमी नहीं होती। कहां से पाते हैं ये सब? कौन देता है उन्हें ये सुविधाएं? आतंकवाद की स्टेट स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अभी भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का भेद करने की गलती कर रहे हैं। कृत्रिम मतभेदों में पड़कर हमने बहुत समय गंवा दिया। पानी अब सर से ऊपर निकल रहा है। आतंकवाद की चुनौती से भली प्रकार से निपटने के लिए सभी मानवतावादी शक्तियों का एकजुट होना जरूरी है। आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन से निपटना विश्व के नेतृत्व की सबसे खरी कसौटी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मालदीव की आला तरीन अवार्ड निशाने इज़्ज़ुद्दीन से नवाजा गया। मालदीव के सदर इब्राहिम सालेह ने नरेंद्र मोदी को इस बावकार अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तमाम हिंदुस्तानियों की जानिब से इस अवार्ड को कबूल करता हूं। मोदी ने कहा कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान मालदीव के साथ रिश्तों को काफी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच इख्तिसादी ताल्लुकात मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव में तरक्की के नए रास्ते खुले हैं और यहाँ कई प्रोजेक्टों पर काम हो रहा है। इससे कबल मोदी और मालदीव के सदर के दरमियान मुख्तलिफ बाहमी उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने मालदीव के सदर को टीम इंडिया की दस्तखत की हुई बैट पेश की। हमारे देशों ने थोड़े दिनों पहले ही ईद का त्योहार हर्ष और उल्लास से मनाया है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस पर्व का प्रकाश हमारे नागरिकों के जीवन को हमेशा आलोकित करता रहे। एक्सेलेंसी, आज मुझे मालदीव के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करके आपने मुझे ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को एक नया गौरव दिया है। निशान इज़्ज़ुद्दीन का सम्मान मेरे लिए हर्ष और गर्व का विषय है। यह मेरा ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच मित्रता और घनिष्ठ संबंधों का सम्मान है। मैं इसे बड़ी विनम्रता और आभार के साथ सभी भारतीयों की ओर से स्वीकार करता हूं। हमारे दोनों देशों को हिंद महासागर की लहरों ने
हजारों साल से घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों में बांधा है। यह अटूट मित्रता मुश्किल समय में भी हमारी मार्गदर्शक बनी है। सन 1988 में बाहरी हमला हो या सुनामी जैसी कुदरती आपदा या फिर हाल में पीने के पानी की कमी, भारत हमेशा मालदीव के साथ खड़ा रहा है और मदद के लिए सबसे पहले आगे आया है। राष्ट्रपति सोली के साथ बहुत विस्तृत और उपयोगी विचार विमर्श किया। हमने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ हमारी द्विपक्षीय सहयोग की विस्तार से समीक्षा की है। हमारी साझेदारी की भावी दिशा पर हमारे बीच पूर्ण सहमति है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरल के त्रिशूर में बीजेपी के कारकुनों से खिताब किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के गरीबों को अपना घर फरोख्त न करना पड़े, इसके लिए हम 5 लाख की सहूलत दे रहे हैं, लेकिन केरला के लोगों को ये सहूलतें नहीं मिल रही हैं क्योंकि यहाँ की हुकूमत ने इस सहूलत को नाफिज करने से मना किया है। उन्होंने कहा कि हम केरला की हुकूमत से अपील करते हैं कि वो इसके लिए हामी भरें ताकि लोगों को फायदा हासिल हो सके। मोदी ने कहा कि इनको बनारस से जितना लगाव है उतना ही केरला से भी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की आवाम ने हम पर फिर से एतमाद जताया है और इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज जब अपनी दूसरी मियाद में अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर मालदीव पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में एक प्रचंड जनादेश दिया है। मैं सर झुका करके जनता जनार्दन के चरणों में नमन करता हूं। कई भी पंडितों को मन में विचार आता होगा कि केरल में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला और फिर भी मोदी वहां जाकर के धन्यवाद करने पहुंच गया। ये मोदी की सोच क्या है, कई लोगों के दिमाग में रहता होगा, लेकिन हमारे संस्कार हैं, हमारी सोच है और हम इस मत के हैं कि लोकतंत्र में चुनाव अपनी जगह पे है, लेकिन चुनाव के बाद जीत करके आने वाली सविशेष जिम्मेवारी होती है 130 करोड़ नागरिकों की। केरल भी मेरा उतना ही है जितना मेरा बनारस है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने केरल के अपने पार्लिमानी हल्के वायनाड के दौरे के दूसरे दिन भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात की तशहीर के दौरान मोदी ने आवाम के दरमियान नफरत फैलाने का काम किया। कांग्रेस सदर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के आवाम को झूठ बोलकर गुमराह किया, लोगों के जहनों में जहर घोले और आवाम को बांटने का काम किया। राहुल ने कहा कि वहीं कांग्रेस सच्चाई, मोहब्बत और भाईचारे के साथ खड़ी रही। Job is to listen to the people of Wayanad, understand their difficulties and work with them to improve their life. My focus in the Lok Sabha will be raising the issues of the people of Wayanad, but as I am a MP from Kerala, I will also be raising issues that are of interest to the people of Kerala. At the national level, we are fighting poison. Mr. Narendra Modi uses the poison. I'm using a strong word, but Mr. Narendra Modi uses the poison of hatred to divide this country. He uses hatred and anger to divide the people of this country. And he uses lies to win elections. The Congress party has always stood for truth, love and affection. And we will continue to fight Mr. Narendra Modi. We will continue to fight his lies. We will continue to fight his hatred. We will continue to fight his anger. He represents the worst sentiments of this country. He represents anger, he represents hatred, he represents insecurity, and he represents lies. So I thank you very much for your support, and I'm going to stand with you, and I'm going to fight for your issues. एक बार फिर आपका खैर मकदम है।
आम चुनाव के बाद यूपी में राम मंदिर का इशू एक बार फिर गर्म होने लगा है। योगी हुकूमत की जानिब से अयोध्या में 221 मीटर ऊंची रामचंद्र जी की मूर्ति नस्ब करने के फैसले के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ऐलान किया है कि आइंदा 15 जून को हरिद्वार में होने वाले संतों की मीटिंग में राम मंदिर की तामीर के बारे में कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। योगी हुकूमत की तरफ से अयोध्या में राम की बुलंद तरीन मूर्ति कायम करने के ऐलान के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने योगी हुकूमत की जमकर तारीफ की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के ताउन से अयोध्या में बहुत जल्द राम मंदिर की तामीर शुरू की जाएगी। में राम के मंदिर और राम की तस्वीर, राम की प्रतिमा यदि भव्य रूप से इतनी विशाल प्रतिमा बनाई गई है, स्वागत योग्य है और मुख्यमंत्री जी इसके धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इनकी सोच बड़ी अच्छी है। राम मंदिर के लिए उन्होंने एक बात कही है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो ये मुझे लगता है कि हनुमान रूप में आए हैं, क्योंकि यह शब्द तो हनुमान जी ही कहे हैं। तो हनुमान जी सारे काज राम जी किए हैं, तो योगी जी भी हनुमान जी के रूप में यहाँ आए हैं, तो राम मंदिर उन्हीं के हाथों बनेगा, ये सब संत महात्मा जानते भी हैं। और आदरणीय मोदी जी के सहयोग से अब भव्य राम मंदिर का निर्माण बहुत ही शीघ्र होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार हुकूमत का कर्ज स्कीम का मंसूबा जमीन पर उतरने से कासिर है। अक़लियती नौजवानों को खुद कफील बनाने के नाम पर शुरू की गई रियासती हुकूमत के इस मंसूबे के तहत साल में 100 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है, लेकिन रवा माली साल का 1 रुपया भी अब तक खर्च नहीं हो सका है। जमीयत उलमा बिहार ने वज़ीर आला नीतीश कुमार को इस जानिब पहल करने की अपील की है। जमीयत उलमा ने हुकूमत से महकमा अक़लियती फलाह के कामों को मॉनिटरिंग करने की अपील की है। वहीं जेडीयू लीडर असलम आजाद ने भी स्कीम नाफिज नहीं होने पर अफसोस का इजहार किया है। असलम आजाद के मुताबिक कर्ज स्कीम को जमीन पर लागू कराने के सिलसिले में हुकूमत को जल्द पहल करना चाहिए। बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं विलादत के मौके पर भोपाल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। ये मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर-ए-इत्माम मुनक्कदा सिलसिला उन्वान के तहत सेमिनार में मुमताज़ अदीबों ने शिरकत की और गांधी जी के नजरिए हयात और कौमी खिदमात पर तफसील से रोशनी डाली। सेमिनार में मुमताज़ अदीब व मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर अख्तर उलवासे ने कलीदी खुतबा पेश किया। प्रोफेसर अख्तर उलवासे गांधी जी के नजरिए अदम तशद्दुद और उर्दू जबान के खमीर को एक दूसरे से जोड़कर आपसी रवादारी के तौर पर पेश किया, जबकि दूसरे अदीबों ने तहरीक आज़ादी के दौरान गांधी जी के नजरियात को मुल्क व बैरून मुल्क में जिस तरह से उर्दू के अदीबों, शायरों और अखबारात ने पेश किया है उसे बेमिसाल करार दिया। के शायरा ने, अदीबों ने उन्हें किस तरह से देखा, किस तरह उनका जिक्र रहा उर्दू में, ये सारी चीज़ें, और ख़ुद महात्मा गांधी का उर्दू ज़बान को लेके क्या नज़रिया था, उस पर बातचीत हो, नई नस्ल तक ये बात पहुँचे, सही पहुँचे, ये कोशिश करने के लिए उनकी 150वीं साल विलादत की तकरीब में हमने ये प्रोग्राम्स रखे हैं। देखिए, गांधी और उर्दू दोनों बुनियादी तौर पे बड़ी मुमासलत रखते हैं, क्योंकि जो गांधी की फिक्री एक बुनियादें हैं वही उर्दू ज़बान के ज़मीर और ख़मीर में शामिल है। उर्दू ज़बान के अंदर भी फ़िरक़े वारियत की कोई गुंजाइश नहीं रही है और गांधी जो हैं उनके यहाँ भी उसका कोई गुज़र नहीं था। आने के लोगों ने उनके मुख्तलिफ जो सवालात थे, जैसे अदम तशद्दुद है, व्रत करना है या हड़ताल करना है, इन चीज़ों पर अलग अलग लोगों ने उस ज़माने में आरा किताबों में, मैगज़ीन्स में आया करते थे। हम लोग उस ज़माने में सेकंड ईयर में कॉलेज में पढ़ते थे और उसके पहले का जो इलाका था उसमें यही चीज़ों का बहुत ज़्यादा जोर था। और गांधी जी प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने हरिजन अखबार में, स्वराज अखबार में कोई ऐसी बात लिखते थे जो नई तजुर्बे के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। जंग आज़ादी में अपने जोर कलम से जिन शायरों ने हिस्सा लिया, इनमें एक बड़ा नाम शमीम करहानी का है। शमीम करहानी के हम असरों में फैज़ अहमद फैज़, जोश मली आबादी, सरदार जाफरी और साहिर लुधियानवी जैसे मकबूल तरीन शायर शामिल थे। इसके बावजूद अपना एक अलग मकाम बनाने में ये कामयाब रहे। पेश है शमीम करहानी की यौम पैदाइश पर खास रिपोर्ट।
याद माजी गमे इमरोज उम्मीद फरदा, कितने साए मेरे हमराह चला करते हैं। उर्दू के जिन शायरों ने हमारी जंग आज़ादी में अपने जोर कलम से हिस्सा लिया और अपनी शायरी से इस जद्दोजहद को तक़वियत पहुँचाने के अलावा उर्दू अदब के सरमाए में भी इजाफा किया, उनमें एक रोशन नाम शमीम करहानी का भी आता है। शमीम करहानी 8 जून 1913 को सूबा उत्तर प्रदेश के जिला मऊ के मौजा करहान के एक जमींदार घराने में पैदा हुए। इनका असल नाम सैयद शमसुद्दीन हैदर था, लेकिन शमीम करहानी के नाम से वो इस कदर मशहूर हुए कि एक मर्तबा खुद ही अपना नाम भूल गए। सानवी तालीम इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की और मौलवी कामिल मुंशी की सनद भी हासिल की। मौलवी को शमीम करहानी ने अपना पेशा बनाया, साथ ही रोजनामा कौमी आवाज और एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली से वाबस्ता रहे। शमीम करहानी फारसी के स्कॉलर थे, लेकिन इन्होंने शायरी के लिए उर्दू को चुना। जिंदगी का पहला शेर जब कहा तो उनकी उम्र 8 साल थी। इनकी इनकलाबी शायरी ने अवाम को अपनी तरफ रागिब किया और जल्द ही शमीम करहानी तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक से जुड़ गए। 1948 में महात्मा गांधी की शहादत पर इन्होंने एक दिलदोज नज़म लिखी, जगाओ ना बापू को नींद आ गई है। ये नज़म पूरे मुल्क में सुनी और सराही गई। मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में भी इन्हें ये नज़म सुनाने का मौका मिला। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें दिल्ली बुला लिया, जहां 3 मूर्ति भवन में इनकी पंडित जी से मुलाकात हुई। शमीम करहानी के हम असरों में फैज अहमद फैज, जोश मलियाबादी, सरदार जाफरी और साहिल लुधियानवी जैसे मकबूल तरीन शायर शामिल थे। इसके बावजूद वो अपना एक अलग मुकाम बनाने में कामयाब रहे। शमीम बुनियादी तौर पर गजल के शायर थे, लेकिन उन्होंने उर्दू शायरी के तकरीबन सभी असराफ में तबा आजमाई की और दाद सुखन पाई। इनके शेरी मजमुओं में बर्क़ बारां, रोशन अंधेरा, तराने, अक्से गुल, सुबह फारा वगैरह शामिल हैं। उर्दू के मुशायरों से भी इन्हें बड़ी शोहरत मिली। आज़ादी के बाद अरसे तक कोई ऐसा बड़ा मुशायरा नहीं हुआ जिसमें शमीम करहानी ने शिरकत न की हो। शोहरत व मकबूलियत के इसी जमाने में 19 मार्च 1975 को इनका इंतकाल हो गया। ये शहर है शहर जरदारी, क्या होगा शमीम अंजाम तेरा, यहाँ जहन खरीदा जाता है, यहाँ अहले कलम बिक जाते हैं। बुझा है दिल तो न समझो कि बुझ गया गम भी, कि अब चिराग के बदले चिराग की लौ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। क्या आपने एसी ऑटो के बारे में सुना है? नहीं तो हम आपको बताते हैं। औरंगाबाद में एक ऑटो ऐसा भी है जो एयर कूलर से आरास्ता है। ये कारनामा किसी और ने नहीं बल्कि खुद ऑटो ड्राइवर के बेटे ने अंजाम दिया, वो भी अपने बाप को धूप की शिद्दत से बचाने। जी हां, 9वीं जमात के मिर्जा अयान ने ऑटो को एसी ऑटो में तब्दील कर दिया। वो कैसे, आप देखिए। औरंगाबाद के अयान मिर्जा महज 9वीं जमात के तालिब इल्म है, लेकिन अयान ने वो काम कर दिखाया जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। जी हाँ, अयान ने अपने वालिद के ऑटो में एयर कूलर नस्ब कर दिया, वो भी इंतहाई कम खर्च और कम वक्त में। मतलब हमारे अब्बू जब रिक्शा चलाते थे तो दोपहर के टाइम पे धूप की वजह से घर पे आ जाते थे वो। हाँ। तो और हम ट्यूशन जाते थे, वो भी रिक्शे में जाते थे। तो हमको एहसास हुआ कि गर्मी के वजह से बहुत तकलीफ हो रही लोगों को भी और रिक्शे ड्राइवर को भी, पैसेंजर्स को भी। तो हमने सोचे कि इसमें कूलर बन सकता कि नहीं। तो मतलब हमने अब्बू को बोले कि हमको बनाना है बोल के। तो अब्बू ने बोले ठीक है, बोले तुमको जो करना, जो सामान लग रहा हम ला के देंगे बोले। फिर दोपहर में जब अब्बू आ जाते थे घर पे और सो जाते थे, जब हम काम करते थे मतलब इस पे। अभी तो आपने देखे जो उन्होंने ये कूलर का जो लगाए और ये जो इसके ऊपर हिटलॉन लगाए, तो इससे मतलब ये जो गर्मी की जो तकलीफ हो रही थी मेरे को और मेरे साथ में जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे, तो उनको राहत मिली उससे। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करा उसने। अयान मिर्जा के वालिद मजहर मिर्जा अपने बेटे के कारनामे पर फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बाप को अपनी कमाईगी का भी एहसास है। तमाम बाप की खुददारी ने इसके लब जैसे सी दिए, लेकिन यूट्यूब की मदद से गैर मामूली कारनामा अंजाम देने वाले अयान के हौसले बुलंद हैं। ऑटो में एसी लगाने के लिए अयान मिर्जा ने महज 1,500 रुपए खर्च किए हैं और तमाम अशिया पुरानी इस्तेमाल की हैं। अयान मिर्जा बड़ा होकर मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है। माशाल्लाह ऐसा बनाया कि जो दूसरे लोग देख रहे हैं उसको, ड्राइवर्स वो बहुत पसंद कर रहे हैं उसको, और जो पैसेंजर बैठ रहे हैं खास तौर से जो ज़ईफ़ लोग हैं, जो धूप में उनको मजबूरी है, उनको निकलना ही है, और छोटे बच्चे जो ऑटो से आते बस स्टैंड पे उतरते,
तो मतलब वो बस के अंदर भी गर्मी रहती, और आप जो भी ट्रैवल्स के जो देखेंगे आप गाड़ियाँ वगैरह उसमें गर्मी रहती। वो जब बैठ रहे अचानक तो उनको इतना अच्छा महसूस हो रहा, तो बोल रहे यार बहुत अच्छा करे आपने ये। मुस्तकबिल में हम ये चाहते हैं कि भारत के जो भी पूरे रिक्शास है तो उसे कम से कम एसी बना दिया जाए, क्योंकि जो आम लोग होते हैं वो ओला वगैरह में नहीं बैठ सकते। और अब जो अगर ये प्लान हो गया कामयाब, पूरे रिक्शास में बन गया ये, तो आम आदमी गर्मी से बच सकेंगे। ऑटो में एसी, ये कंसेप्ट ही अपने आप में अनोखा लगता है, लेकिन जब एक औलाद अपने बाप को राहत पहुंचाने का अज़्म कर ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐसा ही कुछ मिर्ज़ा मोहम्मद अयान ने किया है कि अपने वालिद को राहत पहुंचाने के लिए ऑटो में एसी लगवा दिया। ये कारनामा सिर्फ मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर ही अंजाम दिया जा सकता है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से जयपुर में ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जमात इस्लामी के कौमी जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि हमें अपनी खुशियां मिलजुल कर मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़राए इब्लाग से जितनी भी गलत फहमियां फैलाने की कोशिश हो रही है, इसके लिए समाज को मिलकर इसका मुकाबला करने की जरूरत है। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे के फर्जंद आदित्य ठाकरे ने आज अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दी। आदित्य ठाकरे ने दरगाह पर मखमली चादर चढ़ाई और फूलों का नजराना पेश किया। शिवसेना के सेक्रेटरी मिलिंद नावडेकर और शिवसेना के कई लीडर आदित्य ठाकरे के हमरा थे। अजमेर दरगाह कमेटी में आज सालाना बजट को लेकर मीटिंग हुई, तो साथ ही सदर और नायब सदर के ओहदे का भी 9 अरकान ने इंतखाब किया। कमेटी ने सदर के ओहदे के लिए अमीन पठान और नायब सदर के ओहदे के लिए शाहिद रिजवी को मुंतखब किया। इस मौके पर दरगाह के इंतजामात और उसकी तोसी के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। मसली जो सभी लोगों के राय मशवरे से और आपसी सहमति से जो आते हुआ, मुझे फिर से दरगाह कमेटी के तमाम मेंबरान ने मुझे फिर 1 साल काम करने का मौका दिया है एज ए प्रेसिडेंट। और हमारे नए मेंबर, नए जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने, आप शाहिद रिजवी साहब हैं, आप नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और हमने ये भी तय किया है कि जब हमारी कमेटी बनी थी और उस वक्त जो हमारा एजेंडा तय किया था कि हम इन सालों के अंदर मुख्य रूप से ये काम करेंगे, उसमें हमारी जो प्रायोरिटी थी कि दरगाह के डेवलपमेंट के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए जो काम करेंगे, तो वो जिन जिन चीज़ों पे हमने काम शुरू कर दिए, आपने देखा होगा कि छतरियों का काम शुरू हो गया, मुकम्मल हो गया झालरे में, और अकबरी मस्जिद के अंदर काम चल रहा है ब्यूटिफिकेशन का, और निजाम गेट का भी काम हो रहा है। उसके अलावा सफाई की मशीनें आ गई, अंदर और भी बहुत सारे काम अब शुरू होने वाले हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।